नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जैव विकास के बारे में। पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था अनुवांशिकी के बारे में। आज चर्चा करेंगे जैव विकास के बारे में। इनसे संबंधित वैज्ञानिकों के जो नाम आते हैं, उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं हम लोग जैव विकास के बारे में। पहला पॉइंट हमारा आता है जैव विकास क्या होता है, इसको समझते हैं। तो जीवन की सारी क्रियाएं, या हम कह सकते हैं जीवन किस तरीके से उत्पन्न होता है, किस तरीके से नष्ट होता है, किस तरीके से विकास करता है, तो ये सारी ही क्रियाएं उसमें क्या होती हैं, जैव विकास के अंतर्गत आती हैं। जैव विकास के संबंध में अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो मुख्य रूप से लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है। यानी हम दोस्तों बात कर सकते हैं, अगर हम बात करें जीवन की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत हैं या जैव विकास प्रक्रिया के मुख्य बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है, जिसमें आपके लैमार्क हैं, डार्विन हैं, ह्यूगो डी व्रीज हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है, कह देता है इनमें से किनके सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है या कौन जैव विकास से संबंधित हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है। चलिए दोस्तों, जो लैमार्क ने दिया उस सिद्धांत को लैमार्कवाद कहा गया। इसको समझते हैं, लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांत में क्या चीजें बताई। बात करें दोस्तों तो सन 1809 में जीव वैज्ञानिक लैमार्क, जो फ्रांस से संबंधित थे या हम कह सकते हैं एक फ्रांसीसी थे, ने विकास से संबंधित मतों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक, याद रखिएगा किताब का नाम बहुत पूछा जाता है, फिलॉसफिक जियोलॉजिक। तो ये किताब किसकी थी? लैमार्क के द्वारा लिखी गई थी। और किससे संबंधित है? तो जैव विकास से संबंधित है। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1809 में हुई थी। तो यहाँ आपका पहला बिंदु बनता है लैमार्कवाद संबंधित कौन सी पुस्तक में इन्होंने लैमार्क ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो वो आपका हो जाएगा फिलॉसफिक जियोलॉजिक। इसमें इन्होंने क्या बताया, मुख्य रूप से जो आपके क्वेश्चन जहां से बनते हैं, इस पॉइंट को समझिएगा। लैमार्क का कहना था अधिक उपयोग में आने वालों अंगों का विकास अधिक, कम प्रयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। यानी आप सभी सिंपल भाषा में अगर चाहें तो इसको समझें। इनका कहना था कि जिन अंगों का प्रयोग हम अधिक करते हैं वो अंग आपके क्या होते हैं, विकसित होते हैं, मजबूत होते हैं, जबकि जिन अंगों का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो वो क्या है, कम विकसित होते हैं। यानी एक समय ऐसा आता है वो लुप्त होने के कगार पर भी चले जाते हैं, यानी वो अवशेषी बन जाते हैं। जैसे मानव शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिनका प्रयोग नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। जैसे अगर हम बात करें होमोसेपियंस प्रजाति में मानव का विकास हुआ, उस दौरान मानव को पूंछ जैसी एक अंग हुआ करता था जो आज लुप्त हो चुका है। तो लैमार्क का मुख्य सिद्धांत क्या था? उन्होंने ये बात कही कि अधिक प्रयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम प्रयोग में आने वाले अंगों का विकास कम। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर हम, तो डार्विनवाद आता है। डार्विनवाद को देखते हैं, जो डार्विन के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या कहा जैव विकास से संबंधित? सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी भी किताब इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो आप इस पुस्तकों को याद रखें। डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में दिया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने बताया बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज से पूरे विश्व का चक्कर लगाने के बाद, यानी ये प्रकृतिवादी थे, इन्होंने क्या किया, प्रकृति में हर चीज का परिवर्तन देखा और उसको समझा। उसके बाद इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, इन्होंने बताया सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है।
वे संघर्ष आपके सजाति, अंतरजाति या पर्यावरणीय होते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा अपने सिद्धांत में, इन्होंने जब सर्वेक्षण किया या इन्होंने अपना जो भी घूमा और कुछ चीज़ों को इन्होंने ध्यान दिया तो उसमें सब चीज़ें इनकी आ गई। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी जीव हैं उन सभी में अपनी आगे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। और उसमें इन्होंने कहा कि जब संतानें बढ़ती हैं या फिर आबादी ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, आपस में अपने जीवन को अच्छा करने के लिए या अपने जीवन को बढ़ाने के लिए वे संघर्ष करते हैं। ये संघर्ष सजाति हो सकते हैं, अंतरजाति हो सकते हैं और पर्यावरणीय हो सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, जैव विकास हुआ, यानी दुनिया का निर्माण होना शुरू हुआ। अब दोस्तों इसी से संबंधित आया नव डार्विनवाद में कुछ चीज़ें और आई। इसमें कहा गया किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है, जिसके लक्षण निम्नवत हैं। जैसे पहला विविधता, दूसरा उत्परिवर्तन, तीसरा प्रकृतिवरण, चौथा जनन। जैसा कि डार्विनवाद में बताया गया था, उन्होंने जो चीज़ें बताई सजाति, अंतरजाति और पर्यावरणीय, उसी को नव डार्विनवाद में और विस्तृत कर दिया गया और उसमें लक्षणों को अलग अलग बताया गया। जैसे विविधता से नया निर्माण, उत्परिवर्तन से नया निर्माण, प्रकृतिवरण से नया निर्माण, जनन से नया निर्माण। आप सभी ने देखा होगा अलग जगह की जलवायु, अलग तरीके का रहन सहन, लोगों का उस जलवायु के अनुसार अपने आप को ढालना, वहाँ के उनकी अपनी क्षमता, उनकी अपनी प्राथमिकताएं, उनका जीवन का रहन स्तर, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, व्यक्ति के पर्यावरण हो गया, विविधता हो गई, उनमें होने वाले चेंजमेंट्स यानी परिवर्तन हो गए, या उनके आने वाले जो जनन क्षमताएं हैं या जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है वहाँ के पर्यावरण प्रकृति पर। जैसे ठंडे प्रदेशों में देखा होगा अपने ऑलमोस्ट सभी आपके गोरे लोग होते हैं और गर्म वाले स्थानों पर काले, या जहाँ पे प्रकृति नियति रहती है तो वहाँ पे हर तरीके से पाए जाते हैं। तो इस तरीके नौ डार्विनवाद में मुख्य रूप से 4 चीज़ें सामने आई: विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण और जनन। फिर इसी के बाद हुगो डिब्रीज द्वारा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया। इसमें देखिए क्या बताया इन्होंने, क्या सिद्धांत दिए। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। यानी हुगो डिब्रीज का क्या कहना था, इन्होंने उत्परिवर्तन के ही सिद्धांत को अपना सिद्धांत बताया और उसमें उन्होंने जो चीज़ें बताई वो जैव विकास में बहुत ही मददगार शामिल हुई, यानी जैव विकास के सिद्धांत को और एक रूप दिया। वो क्या था, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। जैसा कि आप सबने पिछले वीडियो में अनुवांशिकी भी देखा था, उसमें कुछ चीज़ें जैसे लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं तो इस तरीके से भी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो उसी में इन्होंने परिवर्तन करके हुगो डिब्रीज ने बताया कि जो चीज़ आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कहा जाता है जैव परिवर्तन के लिए, वो चीज़ क्रमिक विकास फलस्वरूप ना होकर उन्होंने क्या कहा, यह परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी उत्परिवर्तन का अपने आप में एक बहुत बड़ा जैव निर्माण करने का जैव निर्माण करने में उसका क्या कह सकते हैं कि जैव निर्माण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। तो इस सिद्धांत को आप तीनों को अच्छे से अगर समझ पा रहे तो तीनों के सिद्धांत अपने अलग अलग हैं। यानी लैमार्कवाद का क्या कहना था, लैमार्कवाद ने कहा जिन
अंगों का प्रयोग हम अधिक करते हैं वो अधिक विकसित होते हैं, जिनका हम प्रयोग कम करते हैं वो कम विकसित होते हैं, अर्थात ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि वो लुप्त भी हो सकते हैं। फिर डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों एवं जातियों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। वे सजाति हो सकते हैं, अंतरजाति हो सकते हैं या पर्यावरणीय हो सकते हैं। उसी में कुछ चीजें परिवर्तित करके आपका नया सिद्धांत बना नव डार्विनवाद जो कहलाया, जिसमें मुख्य रूप से जिसके लक्षण थे विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति, वर्ण और आपका जनन। फिर अंतिम आपके जो सिद्धांत आया वो उत्परिवर्तनवाद में हुगो ड्यूब्रीज ने बताया। इन्होंने कहा कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे सभी क्या होती है? परिवर्तन के फलस्वरूप होती हैं। यानी हम पिछले क्रमिक सिद्धांतों को लेकर नहीं कह सकते कि किसी भी जैव परिवर्तन में पिछले परिवर्तनों का अहम रोल होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। तो पहला प्रश्न कभी कभी ये भी पूछता है मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग हैं? तो ये आप याद रखिएगा, 100 अवशेषी अंग मनुष्य में लगभग बताया गया वैज्ञानिकों के अनुसार। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव का नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया है, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। पक्षियों का विकास जो हुआ था वो सरीसृपों से हुआ था। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ था। नेक्स्ट, स्तनी जंतुओं का विकास भी सरीसृपों वर्ग से हुआ था। तो कुछ ऐसे वन लाइनर प्रश्न होते हैं जो पॉइंट में नहीं कवर हो पाते हैं, तो नोट करके मैं नोट करा देता हूं, तो आप इनको भी ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो चर्चा किया जैव विकास से संबंधित, जिसमें लैमार्क को देखा आपने, डार्विनवाद को देखा, नव डार्विनवाद को देखा और उत्परिवर्तनवाद को देखा, तो इससे बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके उम्मीद करते हैं मिल जाएंगे। और तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।